आज सिखाएंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारा स्टूडेंट का ये दिक्कत होता है कि डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड में कैसे हम सॉल्व करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड जो है वो सीख लेता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करता है कि डायरेक्ट मेथड में करना है कि इनडायरेक्ट मेथड में करना है, तो स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि कौन सा मेथड में करें हम। अगर डायरेक्ट मेथड बोल देता है तो डायरेक्ट मेथड में ही करना होगा। अगर कुछ नहीं बताता है कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, देन स्टूडेंट may opt any method, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कहां पर होता है डिफरेंस, देख लेते हैं कहां पर बेसिकली डिफरेंस होता है। तो बेसिकली डिफरेंस जहां पर होता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका 2 मेथड है। कोई भी एक मेथड से तुम कर सकते हो, अगर कोई मेथड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। सिर्फ डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड के जो डिफरेंस है सिर्फ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बात ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड मेथड, ये मेरा मानना है फॉरवर्ड मेथड, क्योंकि आगे जाएंगे हम। और इसमें जो है वो है तुम्हारा बैकवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड। भी फॉरवर्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैसे हम लोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड से अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो कैसे जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से अगर जाते हैं हम तो कैसे होगा। चलो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में एग्जाम में आता है। कभी कभी तो डायरेक्ट मेथड मेंशन भी कर देता है, अगर मेंशन कर दिया और तुमने इनडायरेक्ट से करना चालू कर दिए तो पूरा रॉन्ग, मार्क्स नहीं देगा। इसमें होता है कैसे जाते हैं देखो। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है एंड इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनता है। डायरेक्ट मेथड है जो है फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड क्यों, यहां पर सिर्फ देखेंगे कैश मेरा कितना आ रहा है एंड कैश मेरा कितना जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो लेके ही कम होगा। डायरेक्ट मेथड में जो होता है कैश परचेज, कैश सेल्स, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस, तुम्हारा और कुछ रेवेन्यू कैश में आया कि नहीं, तो ये देख के काम करेंगे हम। पहला नंबर ए, ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट। तो ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट जो होता है कहां से आता है, ठीक है। एक है कैश सेल्स, दूसरा आता है
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर तुम क्रेडिट सेल करते हो तो यहां पर नहीं आएगा, कैश सेल्स करते हो तो आता है। सेल्स तो दोनों पे ही हो सकता है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल में क्या होता है, कैश तो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो वहां से जितना कैश कलेक्शन होता है इसको यहां पर कंसिडर करेंगे। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये आता है। अगर कोई ट्रेडिंग कमीशन होता है, ट्रेडिंग कमीशन इफ एनी, ये भी यहां पर आता है। तो टोटल आ गया ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट। नंबर बी, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें जो होता है, कहां का तुमने खर्चा किया, कैश सेल्स तो हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया, ट्रेडिंग कमीशन, और यहां से कोई रिसिप्ट नहीं होता है नॉर्मली। एक्सपेंसेस में देखेंगे, पहले ही जो आता है इसका नाम आता है वो है कैश परचेस। अगर परचेस तुम कैश में करते हो तो कैश परचेस। सेकेंड जो है कैश पेड टू सप्लायर, वहां पर जैसे थे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहां पर कैश पेड टू सप्लायर। और आता है वेजेस सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज पेड। जितना पेमेंट हुआ है वो सब आता है यहां पर। फिर आता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। पेड सब कैश में है। आता है तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जितना भी होता है यहां पर, ये हो गया तुम्हारा टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नंबर सी अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये आ गया बिफोर टैक्स। कैसे आएगा, ए माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से हम टैक्स पेमेंट कर देंगे, लेस टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट हो गया तो आ जाएगा तुम्हारा, जस्ट मिनट, नेट कैश generated from operating activities।
ये आ गया, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या आ रहा है, कैश परचेसेस, कैश पेड टू सप्लायर, वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑफिस एंड एडमिट एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब हो गया तुम्हारा कैश पेमेंट। पेमेंट कहां पर हो रहा है, एंड ये जो है ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, दोनों को अगर एडजस्ट कर देंगे तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तुम बोलोगे ये तो प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट ही है, तो ये हो गया तुम्हारा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से अगर लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, देन आ जाएगा तुम्हारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहां पर अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन देता है, यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम। और तुम्हारा डिविडेंड दे रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर टू रिजर्व हो रहा है, ये सब किस में होता है, ये सब इनडायरेक्ट में होता है। अभी इनडायरेक्ट जो है बैकवर्ड, बैकवर्ड क्यों है, बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाता है पहले, प्रॉफिट से हम, प्रॉफिट में क्या होता है, कैश प्रॉफिट भी होता है, नॉन कैश प्रॉफिट भी होता है, वहां पर डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होके प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बैक में जाना होगा, इसलिए बैकवर्ड मेथड है। चलो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये हो गया। अभी देखना होगा प्रॉफिट जब निकालता है तो डेप्रिसिएशन, समझो क्या होता है, क्या चीज होता है, डेप्रिसिएशन लेस करके प्रॉफिट निकलता है। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं इसको। हम लोगों को कैश प्रॉफिट निकालना होगा, डेप्रिसिएशन को हम एड बैक कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। और क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड पे करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है। तो डिविडेंड पे हो गया, तुम बोलोगे ये तो कैश आइटम है, कैश में ही पे करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, हमको चाहिए क्या, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड माइनस होके तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस दिखा रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस हो गया था, एड बैक कर देंगे, एड डिविडेंड, फिर ऐड करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर होता है ना, प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर होके फिर नेट बैलेंस पीएल में शो करता है। तो पीएल से लेके हम स्टार्ट किया काम, तो इसका मतलब क्या है, अगर रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हो गया तो इसके लिए प्रॉफिट लॉस का बैलेंस रिड्यूस हो गया था, एड बैक करके फिर प्रॉफिट में जाएंगे हम। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोविजन लेस करके प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, तो हम प्रोविजन को ऐड बैक कर देंगे। फिर एनी रिटर्न ऑफ एनी एसेट, रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू रिटर्न ऑफ कर देते हैं हम पीएल में, तो पीएल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, एड बैक कर देंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अगर इंटरेस्ट कुछ इनकम आया है, मेरा कुछ इनकम आया है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, तो इंटरेस्ट इनकम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनकम नहीं है, ये तो हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनकम, इसलिए इसको इनकम हमने पहले क्या किए थे, प्रॉफिट में क्रेडिट किए थे, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, अभी क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम,
ठीक है ना, डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा। प्रॉफिट, अगर एसेट, फिक्स एसेट सेल करके तुम्हारा कोई प्रॉफिट आता है तो इसके लिए प्रॉफिट में चार्ज करते हैं, पीएल में चार्ज करते तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, इसको भी हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर लॉस होता है एसेट बेच के तो पीएल में डेबिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, एड बैक कर देंगे। एट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हो गया। तो ये एड बैक करने के बाद जितना आता है वो है तुम्हारा कैश प्रॉफिट। क्या होता है? कैश प्रॉफिट। क्या है ये? कैश प्रॉफिट। बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या है ये? वर्किंग कैपिटल। अभी यहां पर वर्किंग कैपिटल का चेंजेस भी दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? तुम बोलोगे वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब पेमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्री सब लेके काम करेंगे। अभी यहां पर एक प्रॉब्लम दिखाएंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिखाएंगे। एक ही प्रॉब्लम से डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैसे कर पाओगे दिखा देंगे हम। तो प्लस माइनस, इसमें क्या करेंगे हम? प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्लस माइनस क्यों? प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट, सॉरी कैश फ्लो और जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स इसमें से हम लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। आ जाएगा तुम्हारा नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड, जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया तुम्हारा दोनों मेथड, एक हो गया इनडायरेक्ट, दूसरा हो गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली कहां पर डिफरेंस होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसमें इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेपरेटली। कहां पर नहीं होता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे डायरेक्ट मेथड में जाओ चाहे इनडायरेक्ट मेथड में जाओ, दोनों में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो आइटम है सेम एंट्री होता है। प्रॉब्लम ले लेते हैं। From the following
from the following statement showing cash flow. Statement showing cash flow. As per accounting standard 3, क्या है इंफॉर्मेशन? सेल्स. मान लो यहां पर तुमको सेल्स दिया है, कैश और क्रेडिट कुछ बताया नहीं. मान लो सेल्स दिया है तुम्हारा 20 lakhs. कॉस्ट ऑफ सेल्स, cost of sales including depreciation, मान लो डेप्रिसिएशन रुपीस है तुम्हारा 20,000 से. इसका आता है मान लो 75% ऑफ सेल्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, selling and distribution expenses 1 lakh. नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आता है मान लो 10,000. ये दिया हुआ है और एक बैलेंस शीट भी तो ये है बैलेंस शीट. शेयर कैपिटल 17,20,000 and 2 lakhs, sorry 20 lakhs. Reserves 12 lakhs, 15 lakh 40,000. Loans 1 lakh 50 and 2 lakh 50. Provision for depreciation, creditors, outstanding expenses यहाँ पर प्लान, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक दिया हुआ है. ठीक है, तो सॉल्व करना है. पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो कैसे होगा. चलो आते हैं सोल्यूशन में. सोल्यूशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, डायरेक्ट मेथड. मतलब फॉरवर्ड मेथड में अभी जाएंगे. तो रुपीस कलम you have to prepare total format first. चलो हो गया. इसका ईयर एंडेड दे देंगे फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23. पर्टिकुलर्स तो पहले तो है मेरा शेयर कैपिटल, रिजर्व सब दिया हुआ है. लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट को लिख देते पहले.
नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर डायरेक्ट मेथड है तो फॉरवर्ड मेथड, मतलब कितना कैश परचेज हुआ है, कितना कैश कलेक्शन हुआ है, कितना कैश सेल हुआ है, कितना कैश पेमेंट हुआ है, ये सब देखेंगे। मतलब सामरी ऑफ कैश बुक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स में डायरेक्ट मतलब कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, कुछ बताया नहीं। लेकिन यहां पर डेटर्स है क्वेश्चन में, देखो बैलेंस शीट देखो, डेटर्स है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट सेल तो है ही। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे नोट बनाना। नोट पहले भी कभी मत बनाना, मतलब पहले ही तुमने नोट बना लिए, उसके बाद तुम फॉर्मेट बना के तुम सॉल्व कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, ऐसा करना नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट ये भूल करता है। पहले प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा है तो उसको पहले प्रेजेंट करो, उसके बाद उसका सपोर्टिंग के हिसाब से नोट बनाओ, और नोट का जो नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, उसको दे दो प्रेजेंट में। तो जगह छोड़ देते हैं, पहले नोट 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 प्रिपेयर करते हैं। तो नोट नंबर 1, पहले हम लोग यहाँ पर तो कैश सेल्स कितना है बताया नहीं, तो कैश सेल को कंसिडर नहीं करेंगे, पूरा कंसिडर कर लेंगे कि यह क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में नहीं लिखेंगे। क्रेडिट सेल से मतलब डेटर से कितना कलेक्शन हुआ है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कलेक्शन, नोट 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इसलिए डेटर्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक रहेगा। टी फॉर्म में कर लो, डेटर्स अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर डेटर्स में 4 lakhs है, टू बैलेंस बीडी, एंड बाय बैलेंस सीडी 3 lakhs, ठीक है। अभी सेल्स हुआ है, सेल्स है तुम्हारा 20 lakhs। तो जनरल एंट्री क्या होता है, सेल्स होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर टू सेल्स, पूरा मान ले कि क्रेडिट सेल्स ही है ये। सेल्स है तुम्हारा 20 lakhs। फिर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना कलेक्शन है फ्रॉम डेटर्स बाय बैंक। ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलफिक। तो बैलफिक कितना हो रहा है, 21 lakhs, 21 लाख। इसलिए इसका मतलब क्या है, कलेक्शन हुआ है डेटर से 21 लाख। तो कैश कलेक्शन हुआ है, तो इसको कंसिडर करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, रेफरेंस क्या है, नोट नंबर 1। ऐसे लिखना है, कितना कलेक्शन हुआ है, 21 lakhs। और तो कुछ रिसिप्ट है नहीं। देखो, सेल्स है, कॉस्ट, इसके पास जो है वह कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंसेस है। चलो यहां से लेस करते हैं हम, लेस। यहां पर जो है
कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हो सकता है? परचेजेस। अभी परचेज है तो परचेज क्रेडिट में हो सकता है, कैश में। कैश परचेज होता तो बोल देता, लेकिन कैश परचेज कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, मतलब पूरा कंसिडर करेंगे कि क्रेडिट परचेज हुआ है। वैसे ही तुम्हारा जितना एक्सपेंसेस है अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो भी कंसिडर करेंगे, लेकिन कॉस्ट में तो सब आएगा ना, क्योंकि हम लोग जब पीएल बनाते हैं तो एक्रुअल बेसिस पे बनाते हैं तो पीएल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 क्या है? 75% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? जितना सेल हुआ है उसका 75%। तो मतलब यहां पर पेमेंट भी है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हो। चलो नोट बनाते हैं, नोट टू। तो एक क्रेडिटर्स अकाउंट देख लेते हैं, यहां से क्या निकल जाएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर को पेमेंट किया है वो भी तो आएगा ना, कैश पेमेंट है। तो बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में। बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का बैलेंस है हमारा 5,50,000 एंड टू बैलेंस सीडी 4,50,000। अभी क्रेडिटर में क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस तुम कैसे बोल पाओगे, मतलब निकल पाओगे कैसे, कितना परचेज हुआ है? ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है? चलो अगर इसको एनालिसिस कर लेते हैं नोट 3 में, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक से देखो, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹20,000 इजिकल टू अमाउंट कितना था? 75% ऑफ सेल्स। 75% इंटू सेल्स है 20 लाख। तो हम लोगों को अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है विदाउट डेप्रिसिएशन, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, वहां से परचेस निकाल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अभी परचेस पता नहीं है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, क्योंकि बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 15 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन छोड़ के लिखेंगे अब -20,000। तो कितना आ रहा है? 14,80,000 आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड था डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन को वहां से हटा देंगे, मुझे तो कैश चाहिए ना, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन चाहिए। ये तो डेप्रिसिएशन जो है वो तो नॉन कैश आइटम है, उसको हटा देते हैं। हटा दिए 20,000, तो 14,80,000 जो हो गया वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। परचेस चाहिए, क्यों परचेस चाहिए? परचेस नहीं होगा तो क्रेडिटर क्लोज नहीं हो पाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक इजिकल टू 14,80,000। ओपनिंग स्टॉक पता है, ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 6,50,000। परचेस पता नहीं है, वही निकालना है हम लोगों को। माइनस क्लोजिंग स्टॉक पता है 8 लाख इक्वल टू 14,80,000। तो तुम्हारा परचेस आ जाएगा
कितना आएगा परचेज 1,630,000। क्या करेंगे 14,80,000 से 6,50,000 माइनस कर देंगे एंड 8,00,000 प्लस कर देंगे। यही आ रहा है ना 14 माइनस 650 प्लस 800 1630। तो परचेजेस मिल गया नोट 3 से। फिर नोट 2 में यहां पर एंट्री डाल देंगे। जनरल एंट्री क्या होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या होगा बाय परचेजेस। कहां से आया परचेजेस नोट नंबर 3 से। नोट नंबर 3 से अमाउंट आया था 1630 मतलब 16,30,000। यहां से तुम्हारा निकल जाएगा कितना तुम पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को। देखोगे तो 550 माइनस 450 यहां पर आ रहा है 1730। तो बैंक बैंक मतलब पेमेंट हुआ है बैलेंसिंग फिगर क्लियर 17,30,000। इसको क्या करेंगे ये पेमेंट हो गया तो यहां पर लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर और क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। नोट नंबर कहां से मिला है हम लोगों को रेफरेंस नंबर देना है तो मार्क्स डिडक्ट कर देगा। कितना आया 1730 तो 17,30,000। चलो ये तो हो गया। उसके बाद और भी कुछ खर्चा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया डेप्रिसिएशन हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 1,00,000। अदर एक्सपेंसेस है 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बाकी जो है ये वाला जो है सेलिंग अदर एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट है। लेकिन अभी इसमें भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जाओगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैलेंस शीट में मतलब पूरा पेमेंट नहीं हुआ है कुछ बाकी है। चलो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं नोट 4। नोट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट शॉर्ट में लिख दिए हम। बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50,000 टू बैलेंस सीडी 20,000। ये हो गया। फिर सेलिंग एंड एडमिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कितना हुआ है मतलब कितना इस साल का खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है एंड अदर एक्सपेंसेस उसमें एडमिन भी आता है दोनों मिला के ये ऑपरेटिंग पार्ट ही है। तो 1,00,000 क्या है 1,50,000। चलो जनरल एंट्री क्या होगा एक्सपेंसेस को कहां पर डालेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो वहां पर डाल देंगे। जनरल एंट्री क्या होगा जानना चाहिए कैश फ्लो फंड फ्लो करने में। तो जनरल एंट्री क्या होता है नॉर्मली एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों डेबिट क्रेडिट होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होता है। तो बाय एक्सपेंसेस इसमें कौन सा एक्सपेंसेस आएगा 1,00,000 प्लस 50,000 टोटल 1,50,000। तो यहां से कितना एक्चुअली एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट इस साल हुआ है मिल जाएगा 1,80,000 आ रहा है ना। तो बैंक 1,80,000
मतलब कितना इस साल पेमेंट हुआ है, पेमेंट चाहिए हमको, कैश कितना आउटफ्लो हुआ है ये चाहिए हमको। 1,80,000 नोट फोर्स से मिल गया, तो यहां पर दिखा देंगे, लेसी है, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 4, अमाउंट कितना है 1,80,000 हो गया। और क्या है देखना होगा, और तो कुछ है ही नहीं पेमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट लोन तो यहाँ पर नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो नहीं आता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आ गया मेरा, अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 1,90,000। ये हो गया तुम्हारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिफोर टैक्स है, जब टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है, अगर टैक्स यहाँ पर है भी नहीं फिर लिख देते हैं, अगर टैक्स होता तो पेमेंट ऑफ टैक्स और टैक्स पेड, नहीं है तो तुम्हारा बन गया 1,90,000, बाहर कर देते 1,90,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेट कैश जनरेटेड, पॉजिटिव है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में जाते हैं हम, तो इसमें जो नेक्स्ट जो पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो हेडिंग करते हैं, नंबर बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो अभी देखना होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या है। देखो बैलेंस शीट में देखो, प्लांट फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब क्या है, फिक्स एसेट लेके काम करेंगे। तो 25 लाख एंड 29,80,000, तो 4,80,000 तुम्हारा क्या हुआ है, प्लांट इंक्रीज हुआ है। तो प्लांट इंक्रीज हुआ है मतलब क्या है, परचेज हुआ है, परचेज हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, तुम्हारा कैश क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो नेगेटिव में जाएगा 4,80,000। तो यहां पर लिखेंगे परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ प्लांट कितना है 4 लाख, सॉरी परचेस ऑफ प्लांट 4,80,000, आउटर में नहीं दिख के इनर में दिखते हैं 4,80,000। एंड और क्या हुआ है, स्टॉक नहीं होगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट है देखो 50,000 एंड 1,50,000, मतलब यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, तो टोटल नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया मतलब टोटल आउटफ्लो हुआ है, तो नेट कैश यहां पर क्या हो गया, यूज्ड हो गया। क्या हो गया, नेट कैश यूज्ड। अमाउंट है 5,80,000, नेगेटिव फिगर में ये हो गया नेट कैश यूज्ड। नंबर सी,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा, जो इक्विटी शेयर वाला पोर्शन है, इक्विटी शेयर लोन लिए हो तो वहां पर फिनांस रिलेटेड जो इशू होता है, जानते हो हम लोग। तो यहां पर आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ है, देखो 17,20,000 था, 20 लाख मतलब इंक्रीज हुआ है, तो 2,80,000 इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स ये फिनांसिंग एक्टिविटी होता है। 2,80,000 इनफ्लो है, ये शेयर इशू होता है तो कैश कंपनी के पास आता है। इसके बाद जो है रिजर्व यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर होता है पीएल से, तो ये कौन सा मेथड में जाता है, इनडायरेक्ट मेथड में जाता है। लोन्स, हाँ लोन्स में क्या है, ओपनिंग में था 1,50,000, 2,50,000 क्या है क्लोजिंग में है, तो लोन हम लोग क्या किए है, बोरो किए है, तो मतलब कैश आया है हम लोगों के पास, तो 1 लाख का कैश मिला है हम लोगों को। लोन रेज, क्या लिखेंगे, लोन रेज 1 लाख, ये भी इनफ्लो है। एंड इंटरेस्ट तुमने पेमेंट किए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किए थे 10,000, ये लेस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 10,000, तो कितना आता है टोटल, 3,80,000 से 10,000 माइनस कर देंगे तो 3,70,000, ये आ गया नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, तीनों को ऐड करते हैं तो देखोगे तो ये है 3,70,000 पॉजिटिव, 1,90,000 पॉजिटिव, 5,80,000 नेगेटिव। नेगेटिव का 5,80,000 ज्यादा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव आ रहा है 20,000, तो नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड कैसे आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ रहा है 20,000 नेगेटिव। इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 1,50,000 ओपनिंग था, चलो बिठा देते हैं 1,50,000 को, तो क्लोजिंग में कितना आना चाहिए, 1,30,000 आना चाहिए। अभी देखो क्लोजिंग उतना ही है, 1,30,000 है, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। तो भी इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे, पूरा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज कहां पर हो जाएगा, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर इनडायरेक्ट मेथड में जाते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होता है तुम्हारा प्रॉफिट से, तो यहां पर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन देखो बैलेंस शीट देखोगे तो रिजर्व है, तो रिजर्व से भी निकल जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट,
प्रॉफिट कहाँ रहता है ना, रिजर्व में रहता है। तो रिजर्व का जितना बैलेंस होगा प्रॉफिट वहां से मिल जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड रहता है, ऐसे नहीं करेंगे हम। प्रॉफिट को पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का कैलकुलेट करने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। इनकम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अदर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर देंगे तो मिल जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हेडिंग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, लिख देते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम रहेगा, सेम एज डायरेक्ट मेथड। तो आगे नहीं करेंगे, फिर सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे सिर्फ। तो यहां पर हो जाएगा रुपीस रुपीस कर लेते हैं। नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनडायरेक्ट मेथड में है तो कहां से हम चालू करेंगे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट हम लोगों को निकालना कि प्रॉफिट कितना है। नॉर्मली प्रॉफिट कहां पर रहता है, प्रॉफिट अलग से नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट पीएल नहीं है ना, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। इसलिए बोल रहे थे अगर पीएल रहता बैलेंस शीट में तो पीएल का जो बैलेंस आता है वो है तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर पीएल नहीं है तो प्रॉफिट कहां रहता है, प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में रहता ही है, कहां पर रहता है, रिजर्व में। तो भी रिजर्व का बैलेंस कर दोगे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं और यहां से जितना इंफॉर्मेशन है उससे भी कर सकते हैं, इससे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट नोट, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, सेल्स क्या क्या दिया था, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, माइनस ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस अदर एक्सपेंसेस, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो सेल्स था 20 lakhs, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 15 lakhs, इसमें डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस था तुम्हारा, सेलिंग एक्सपेंसेस था 1 लाख, इसका 50,000 15,000, 1 लाख 50,000 एंड 10,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 20 माइनस 1500 माइनस 100 माइनस 50 एंड माइनस 10, 3,40,000, 3,40,000 है तुम्हारा प्रॉफिट। अभी ऐसे निकल गया और रिजर्व का डिफरेंस आएगा, तो क्योंकि रिजर्व में ही प्रॉफिट इंक्लूड है उसका डिफरेंस कर लेंगे तो प्रॉफिट वहां से भी निकल जाएगा। तो डिफरेंस इन रिजर्व्स,
कितना है रिजर्व देखो 12 लाख एंड 3 लाख। देखो 3 लाख इसका जो डिफरेंस आ रहा है 3,40,000 का ही डिफरेंस आ रहा है, सेम होगा रुपीज 3,40,000। तो प्रॉफिट निकल गया, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,40,000 प्रॉफिट मिल गया। तो हम लोगों को यहां से क्या निकालना होगा, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है डेप्रिसिएशन, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड था, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से माइनस करके ही प्रॉफिट आया था, मतलब डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली माइनस हो गया था। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है ना, नॉन कैश आइटम, मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके ही प्रॉफिट आया था। इंटरेस्ट लोन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां पर लेंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले लेस हो गया था, प्रॉफिट निकालने के टाइम में लेस हो गया था, तो ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट लोन था तुम्हारा 10,000 और डिप्रिसिएशन था तुम्हारा 20,000, सॉरी। अच्छा, फिर तुम्हारा ये जो आ गया, और तो कुछ है नहीं। बाकी जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तो ऑपरेटिंग ही है, ठीक ही है, चलो। और जो है तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस, ये भी ऑपरेटिंग है, तो ठीक ही है, तो वो माइनस करके तुम्हारा प्रॉफिट आया था, ठीक ही है, चलो। अभी ये जो निकल गया है ये क्या है, इसका आ रहा है 3,70,000। तो ये 3,70,000 जो है ये क्या है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख दो बिफोर वर्किंग कैपिटल। अभी भी वर्किंग कैपिटल भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है तुम्हारा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी देखना होगा, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है। डेटर्स डिक्रीज हुआ था, देखो बैलेंस शीट, डेटर्स देखो डिक्रीज हुआ है। अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, डेटर्स तो ऐसे ही डिक्रीज नहीं होता है ना, डेटर्स का बैलेंस, अगर डेटर्स कैश दे देता है हम लोगों को तो डिक्रीज होता है, मतलब डेटर्स से कैश मिला है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो गया, मतलब स्टॉक तो ऐसे इंक्रीज नहीं होता है, स्टॉक परचेस करते हो तो इंक्रीज होता है, मतलब आउटफ्लो हो जाता है ऐसे ही। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, चलो। तो डेटर्स इंक्रीज हुआ है एट इंक्रीज नहीं, सॉरी डिक्रीज हुआ है डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स 1,00,000। स्टॉक इंक्रीज हुआ था, लेस आउटफ्लो हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक 1,50,000। डिक्रीज इन क्रेडिटर भी डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिटर तो ऐसे ही डिक्रीज नहीं हो जाता है, हम लोग अगर पेमेंट करते हैं तब जाके तुम्हारा क्रेडिटर्स डिक्रीज होता है, मतलब आउटफ्लो हुआ है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 1,00,000 है, 1,00,000 ही है ना। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुआ है, यही देखे थे हम।
क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है 30,000, मतलब पेमेंट हुआ है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, तो नेट कैश, और टैक्स तो नहीं है, अगर टैक्स होता तो लेस कर देते, तो ये जो आ गया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेम ही आना चाहिए। तो देख लो 3,70,000 प्लस 1 लाख माइनस 1,50,000 एंड 1 लाख मतलब 2,50,000 माइनस 30,000 1,90,000, बाकी तो सेम ही है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो 1,90,000 आया था, 1,90,000 आया था, ये वाला हो गया 1,90,000, ठीक ना। तो ऐसे होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है दिखा दिए हमने। आई होप क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी सामने में बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो, हम सीख जाओगे। जैसे जर्नल का वीडियो आएगा तुम्हारा, जर्नल में बहुत स्टूडेंट का दिक्कत होता है, जर्नल में वीडियो आएगा। एंड सामने में जो और एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है अपकमिंग जो है, वो है तुम्हारा 2024 का जो सीएमए का क्वेश्चन आया था, एफएम का क्वेश्चन इंटर में, इंटर का क्वेश्चन सोल्यूशन, एक्सक्लूसिवली सोल्यूशन